नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हम बुलाते हैं आपके और हमारी दुनिया के बड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को, ऐसे लोग जो जनता के लिए काम करते हैं और फिर जनता उनसे काम का हिसाब किताब लेना चाहती है। आज आपकी अदालत में एक नहीं दो मेहमान हैं। प्लीज वेलकम लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान। और आपकी अदालत में आज हमारे दूसरे मेहमान हैं रामविलास पासवान के बेटे और इनकी लोक जनशक्ति पार्टी के नए उभरते सितारे चिराग पासवान। और आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमें आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा को। विनोद शर्मा, इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले कि मैं इल्जाम लगाऊं रामविलास पासवान पर, चिराग पासवान पर, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है रामविलास पासवान और चिराग पासवान पर। रामविलास पासवान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले छात्र आंदोलन के दौरान लाइमलाइट में आए। रामविलास पासवान अब तक 5 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। रामविलास पासवान ने रेलवे, टेलीकॉम, स्टील और कोल जैसे भारी भरकम मंत्रालय संभाले। सबसे ज्यादा अंतर से लोकसभा चुनाव जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रामविलास पासवान ने ही बनाया था। रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से अलायंस किया है। इस अलायंस में उनके बेटे चिराग पासवान की अहम भूमिका है। कुछ समय पहले तक चिराग पासवान फिल्मों में थे। चिराग कंगना रनौत के साथ एक फिल्म में हीरो थे। लेकिन पिछले साल चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। इस समय चिराग पासवान और रामविलास पासवान दोनों ही लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में हैं। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम रामविलास पासवान और चिराग पासवान पर। आपकी अदालत में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान और चिराग पासवान पर आरोप है कि ये मौका परस्त हैं। ये 23 फरवरी का आपका बयान है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं है और उनको इतनी सीटें नहीं मिलेंगी कि वो प्रधानमंत्री बन सकें। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एक कार्यक्रम में आप गए थे और वहां जो कुछ आपने कहा उसके आधार पर उन्होंने छापा। ये बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा। लेकिन उसमें ये भी है कि नरेंद्र मोदी की करिश्मा है। हाँ, लेकिन आपने कहा कि इतनी हवा नहीं है। तो जब हम अपोजिशन में थे और उस समय में हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा चल रहा है। सीट के संबंध में जरूर हमने कहा था कि सीट के संबंध में कुछ समय के जो हालात थे उसमें हमने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है अकेले उसको बहुमत नहीं मिलेगा। देखिए, अब 10 दिन बाद की आपका स्टेटमेंट दिखाता हूं। आपने कहा नरेंद्र मोदी की ऐसी हवा है कि प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो बिल्कुल सही है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का हवा का मतलब एनडीए का हवा। हर थोड़े दिन में आप ग्राफ बढ़ा देते हैं। 5 अप्रैल को आपने कहा पूरे देश में मोदी की लहर है, जो इसके रास्ते में आएगा साफ हो जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल मैंने सही कहा। और 12 मई तक आते आते वो हवा नहीं रहेगी, वो आंधी रहेगी और उस आंधी में बड़ा से बड़ा पेड़ उखड़ जाएगा। इसलिए जो बात हमने कहा है उस पर मैं आज भी कायम हूं और एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई ताकत रोक नहीं सकता है। लेकिन लालू यादव का बयान देखा, उन्होंने कहा ये जो नमो नमो का जो नारा लग रहा है ये ऐसा है जैसे भेड़िया आया और भेड़िया आएगा ही नहीं। देखिए,
देखिए, हम उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। ये अब मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहता हूं। आपके एनडीए में आने के बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, लोग कांग्रेस छोड़ के, जेडीयू छोड़ के, अलग अलग पार्टियां छोड़ के शामिल हो रहे हैं एनडीए में जी। तो यही हवा का इंडिकेशन है जो आपने पहले से पढ़ लिया था? नहीं, हवा का इंडिकेशन के साथ साथ इसमें एक बात है कि जो सबसे बड़ी बात है, रामविलास पासवान के जाने के बाद चाहे एमडीएम के हो, पीएम के हो, जितने भी सारे के सारे क्या कहते हैं कि दल हैं, लोक समता पार्टी, सारा का सारा दल का लाइन बन गया है। मैं तो आपसे दूसरा राज पूछना चाहता हूं। राज हमारा आपको पहले से कैसे पता चल जाता है कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? देखिए, एक बात है कि आप जब नीचे में रहते हैं तो आपको 1000 गज तक दिखलाई पड़ता है साफ साफ। जब आप ऊपर में जा रहते हैं तो आप कम से कम जो है हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर तक देख लेते हैं। तो जो राजनेता है, राजनेता को देश की जनता की क्या भावना है उसको पहचानने की कैपेसिटी होनी चाहिए और उसको ये भी देखना चाहिए कि जनता का हित किस में हो रहा है। देखिए, जो भी प्रधानमंत्री बना 20 साल में, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके पहले देवे गौड़ा थे, गुजराल साहब थे, बाद में मनमोहन सिंह बने, हर सरकार में रामविलास पासवान मंत्री रहे। पहले ही पता चल जाता है आप किसकी सरकार बनने वाली है। नहीं, आज हम देख रहे हैं कि जो नौजवान पीढ़ी है, हम एक पीढ़ी, हमारी पीढ़ी जा रही है, जो चिराग का पीढ़ी है वो आ रहा है। तो हम रथ के चक्का को कब तक रोके रहेंगे? हम कब तक सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, जात पात करते रहेंगे? जबकि हम देख रहे हैं कि देश को जरूरत है विकास का, देश को जरूरत है नौजवानों के रोजगार का। और ये जो सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म का मामला है, कब आता है? जब चुनाव का समय आता है तो सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म होने लगता है। तो आज का नौजवान, उसको रोजगार चाहिए, उसको आज लड़का क्या कहते हैं कि बातचीत कर रहा है। जरा नौजवान से पूछ लूं। हाँ, आप नौजवान से पूछिए इस संबंध में, ज्यादा आपको बतलाएंगे। चिराग, रामविलास जी तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं कि किस दिशा में हवा चल रही है। मैंने सुना कि ये अलायंस कराने में आपने बड़ा रोल प्ले किया। आपको कैसे पता चला कि मोदी की हवा चल रही है? नहीं, ये उनकी हवा चल रही है नहीं, पर जो उनके विचार हैं उससे मैं बहुत समय से प्रभावित था। हकीकत यही है, जैसा अभी पापा ने भी कहा, कि सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म आज की तारीख में जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, हम युवाओं से, और यहाँ पे जितने भी युवा बैठे हैं वो सहमत होंगे इस बात से, हमारे लिए वो मुद्दा ही नहीं है। हमारे लिए आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। आप हमें अच्छी शिक्षा दें, आप अच्छी हमें रोजगार दें और हमें हमारे प्रदेश में ही दें। आज की तारीख में ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और पिछले वर्षों में जितने भी आप मोदी जी के बयान देखेंगे, मोदी जी के भाषण सुनेंगे, कहीं पे कोई कम्युनलिज्म की उसमें झलक नहीं दिखती है। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ, चिराग, कम्युनलिज्म की बात भी मैं करूंगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ मौका परस्ती की। आपको लगा कि आप मोदी जी की हवा चल रही है, चलो इधर चल दो, छोड़ो कांग्रेस का साथ? देखिए, आई वोंट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मेरा शुरू से एक झुकाव था। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित था जिस तरह से मोदी जी की स्पीचेस थी, जिस तरह से वो अपनी विचारधारा को लेकर सामने आ रहे थे। और हकीकत ये भी है कि हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता एक सुर में ये चाहते थे, हमारे तमाम कैडर्स एक सुर में चाहते थे कि हम लोग बीजेपी के साथ जाएं, हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने व्यक्तिगत हित को अलग रखते हुए राष्ट्र हित में और पार्टी के हित में निर्णय लिया। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जी आप यहाँ 3rd रो में। हाँ सर, क्या आप अपने आप को अवसरवादी नेता मानते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो श्री नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि आपको कहना पड़ा कि आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं? आज नरेंद्र मोदी मान लेते हैं किसी गांव के कस्बे में चले जाते हैं, 3 लाख की 4 लाख की भीड़ हो जाती है। ये कोई दूसरे नेता जाते हैं तो बैठाना पड़ता है कि बैठो 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 बैठो, बैठाना पड़ता है। तो ये जो मान लेते हैं कि एक जो है उनके लोगों के दिमाग में एक ललक है कि नरेंद्र मोदी को एक बार देखो। एक बार देखने में 5 साल में क्या दिक्कत है? और कोई अलायंस जो है, मैं समझता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो अलायंस बना था, उससे भी ज्यादा बड़ा अलायंस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने का सबसे काबिल उम्मीदवार मैं हूं। तो उसमें सपना देखने में क्या बुरी बात है? आपकी अदालत में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान पर इल्जाम है कि ये पुत्र मोह में फंस गए हैं।
अब रामविलास जी, आप कह रहे थे चिराग से ज्यादा पूछूं, मैं ये चिराग से ही पूछना चाहता हूं। चिराग, अपने बेटे होने का पूरा फायदा उठाया आपने, रामविलास जी का पूरी राजनीति बदल दी। जो चीज़ मुझे सही लगी और जिस चीज़ में मुझे विश्वास था, वो चीज़ें मैंने इनके सामने एक पुत्र होने के नाते, और अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते जो हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं और कैडर्स का जो सुझाव था, वो मैंने बहुत ऑनेस्टली वो सारा का सारा पक्ष इनके सामने रखा। देखो, ये तो बात सच है कि आपकी जगह कोई और होता तो मना नहीं पाता उनको। नहीं, देखिए, हमारे केस में बहुत क्लियर था, आइदर यू कन्विंस मी और आई विल कन्विंस यू, सो आई थिंक द लेटर वन। तो रामविलास जी, परेशानी नहीं हुई? क्योंकि मैं आपका 2002 का इंटरव्यू मैंने निकाला, ये 12 साल पहले का। आपने कहा कि मैं इंतजार करता रहा कि आखिरी वक्त पर मोदी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल। फिर 12 साल तक लगातार नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक कम्युनल कहते रहे। मैं फिर बेटे के कहने से बदल गया। नहीं, 2002 का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन के तहत हमने सही कहा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2002 और 2014 12 साल हो गए, तो 12 साल जब एक युग बदल गया है तो आप उसको लेकर के कैसे आप रोक सकते हैं? हालांकि हम पहले भी मन में हम लोग लग रहा था कि एक तरफ में भावना की लड़ाई थी और एक तरफ में क्या कहते हैं एक पार्टी का था, तो हम शुरू में भी। ये बताइए ना चिराग, कैसे कन्विंस कर दिया आपने? जिस चीज पर वो इतने अड़े हुए थे और 12 साल से, मैं 18 अगस्त 2010 का बयान है, सोहराबुद्दीन के मामले में पार्लियामेंट में थे रामविलास पासवान, मैंने खुद देखा, ये पेपर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि ये कांग्रेस और बीजेपी के अंदर डील हुई है, नरेंद्र मोदी को कैसे क्लीन चिट मिल सकती है। लगातार इनका ये जीवन भर ये स्टांस रहा है। देखिए, हकीकत ये भी है कि जिस इशू पे 2002 में गोधरा कांड को लेके जिस इशू पे इन्होंने इस्तीफा दिया था, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से वो बयान आए थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी अगर आपको क्लीन चिट दे रही है, तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हम उस बात को मानते हैं, उस बात को पूरी तरह से एक्नॉलेज करते हैं। दूसरी बात, हकीकत ये भी है कि इन 12 सालों में गोधरा में कोई ऐसे हालात नहीं पैदा हुए जो आपको कम्युनल राइट्स की झलक भी दें। तो ये सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, और फिर जैसा राष्ट्रहित की बात है, अगर सारे युवा की सोच एक है, जिसमें से कि मैं भी हूँ, अगर मेरी भी सोच अगर उस तरफ जा रही है, तमाम पार्टी के नेता, अगर आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको तमाम अपने नेताओं के सुझाव को सम्मान देना होगा। देखिए, यही इन्होंने किया भी। ये नहीं है कि उनको एम्बेरसमेंट हो रही है, आज सवाल पूछे जा रहे हैं। नीतीश कुमार के मैं भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब मिले थे रामविलास पासवान को, तो रामविलास पासवान ने ये कहकर इंट्रोड्यूस कराया था, मैं वो नेता हूं जिसने 2002 के दंगों के बाद में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये इनका एक पब्लिक पोजीशन था। नहीं, तो वो नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछते हैं कि उसमें वो रेल मंत्री थे, आज सेकुलर बन रहे हैं, तो उसमें इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? रामविलास पासवान यदि 2002 में हम कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते थे, तो नीतीश कुमार भी तो रेल मंत्री थे, वो क्यों नहीं इस्तीफा दिए? कांग्रेस के किस नेता ने इस्तीफा दिया या आरजेडी के किस नेता ने इस्तीफा दिया? आज गुजरात में है, तो गुजरात में यदि खुशहाल है तो सिर्फ एक वर्ग का लोग खुशहाल नहीं है, दलित भी खुशहाल है, मुसलमान भी खुशहाल है, हर तबके का लोग खुशहाल है। जब तक आपके थाली में जो है रोटी नहीं आएगी तो आप टुकड़ा कहां से कीजिएगा? लेकिन ये आप कह रहे हैं ना, राहुल गांधी जिस कांग्रेस के साथ इतने बरस से आप काम कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने कहा कि गुजरात के मामले में, 2002 के दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देना जल्दबाजी होगी। वो भी चिराग की तरह नौजवान है, उनकी बात सुन लेते। हाँ, तो चिराग से पूछिए। देखिए, राहुल जी जब आए थे राजनीति में, मैं खुद भी उनकी